इसी तरह आप समझ लें बेरोजगारी के ऊपर भी इन्होंने कोई अहम कदम या बजट में कुछ ऐसी चीज प्रावधान दिया है सबको। कहां से नौकरियां लगेंगी? रेलवे बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, रेलवे स्टेशन सरकार चलाती थी महबूबा मुफ्ती, इनको जूती के नीचे रखा। ये थूक के 2 सेकंड में चाट जाते हैं। इनकी बात पे कोई भरोसा मत करें ना नौजवान। नमस्कार, परफेक्ट टाइमलाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अजय दीप सिंह। दर्शकों, हमारा मकसद यही रहता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोगों तक हम आपका मैसेज पहुंचा सके जो समाज के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए वो जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और इसी मुद्दे पर अगर हम आज बात करें तो आज हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी जी मौजूद हैं, जो कि डीडीसी मेंबर सुचेतगढ़ हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब हाल ही में जो बजट पेश हुआ है और सरकार की जो नीतियां हैं उन पर क्या उनका कहना है, क्या वो सोचते हैं कितनी सरकार की नीतियां युवाओं के लिए कारगर साबित होंगी, जम्मू कश्मीर के लिए कारगर साबित होंगी। तो बिना समय व्यर्थ किए हम सीधा टोनी सिंह जी से बातचीत करना चाहेंगे। सबसे पहले तो सर हम बात करेंगे आपसे, जो बजट कल पेश हुआ है किस तरीके से आप इस बजट को देखते हैं, क्योंकि जैसे हमारे घर का भी एक बजट होता है वैसे ये देश का बजट है। लोग काफ़ी ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। युवाओं के लिए क्या कुछ इसमें है, इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या कुछ है, खासकर जम्मू कश्मीर के लिए इस बजट में आप क्या कुछ देखते हैं? मैं समझता हूं कि पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, परफेक्ट टाइमलाइन का आपका बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूं कि देश भर का गरीबों का और मध्यम वर्ग के लोगों का मजाक उड़ाया है कल के जो बजट पेश हुआ है। कुछ भी नहीं है। सबसे आपने कल देखा होगा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं अरुण जी, जो जिनके चमन लाल गुप्ता जी के भाई हैं छोटे, जो फॉर्मर मिनिस्टर थे यूनियन कैबिनेट में बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए तो कुछ है ही नहीं इस बजट में। कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं है जिसको डिस्कस किया जा सके। इसी तरह आप समझ लें बेरोजगारी के ऊपर भी इन्होंने कोई अहम कदम या बजट में कुछ ऐसी चीज़ प्रावधान नहीं रखा है। आप हेल्थ का देख लीजिए, उसके ऊपर भी कोई ऐसी बड़ी चर्चा कोई सामने नहीं आ रही है। तो इन टोटलिटी ये देखें कि ये एंटी पुअर है, ये एंटी इन्फ्लेशन है, ये एंटी इन्फ्लेशन कह रहा हूँ, ये प्रो इन्फ्लेशन है और एंटी पुअर है। और ये बजट जो है इससे मैं समझता हूँ कि एक चीज़ बड़ी प्रमुखता जो सामने नज़र आई है कि जब आप देश में कोई इकोनॉमिस्ट जो जिसका ये काम है उसको शर्म आती है दुनिया के सामने पेश करते हुए कि 130 करोड़ के लोगों में मोदी जी को कोई एक ढंग का जो है जो इकोनॉमिस्ट नहीं मिला जिसको अपनी पार्टी की तरफ से वो फाइनेंस मिनिस्टर बना सकते। इसके बरक्स आप देखें कि जब नरसिम्हा राव की सरकार थी इसी तरह के हालात इस बनने जा रहे थे जो आज, खैर ये तो ना होते जो इन्होंने बना दिए। ये तो 70 साल में वर्स्ट इन्फ्लेशन है, वर्स्ट अनएम्प्लॉयमेंट है, यू टॉक ऑफ एनीथिंग, वो वर्स्ट पे लेके गए हैं ये 7 सालों के बीच में। पिछले 70 सालों की कमाई देश में जिस तरह बीजेपी ने उजाड़ी है, शायद आज तक तो सारा सामान जो कहते थे हम देश नहीं बिकने देंगे, उन्होंने सारा देश बेच दिया। अगर हम बात करें यहाँ पर 60 लाख नौकरियों की बात की गई है, डिजिटल करेंसी पर जो 30% का टैक्स लगाने की बात की गई है, क्या आपको लगता है ये कुछ कारगर साबित नहीं होगा जो स्टेप्स इस समय सेंटर ने उठाए हैं? और नौकरियों की बात की गई है, कैसे देखते हैं? जनाब, जो 2 करोड़ नौकरियों का जुमला था वही ये एक जुमला है, कुछ नहीं है इनके पास, ये सब जुमलेबाजी है। और मैं समझता हूं कि हमने इनको 7 साल हो गया देखते हुए, जो जो इन्होंने बजट में किया उसके बाद 10 बार इन्होंने इसको उसके ऊपर जैसे कहते हैं ना कि भाई उससे मुकर जाना। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना में आपको कितना बड़ा बजट दिया था, कहां है वो बजट? किसका क्या, किसको फायदा हुआ? कितने लाख करोड़ था वो? फिर जहां जाते हैं ये मेरा देश है, मेरा, मैं यहां मैंने ये किया था, यहां मैंने वो किया था, ये मेरा ही वो है स्टेट है, ये मेरा ही गांव है, मेरा ही। मुझे बताएं कहाँ है? कौन सा काम कर दिया? बनारस की गलियों में गंद पड़ा है, लोग वहां पे दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं आप जैसे लोग शूट करके, जिनको इन्होंने बोला था हमने पता नहीं वर्ल्ड लेवल पे ले जाएंगे, उसको कहां ले गए? ये झूठ के जुमले
और इससे तंग आ चुकी है। ये जानबूझ के लिस्टें निकालते हैं, वो नौकरियां निकालते हैं, फिर या उसमें निकाल देते हैं कि ये पेपर लीक हो गया। कोई पेपर लीक नहीं है। असल में नई नौकरियां लगाकर उन लोगों को तनख्वाह देने की इनके पास पैसा ही नहीं है। इसलिए आज देश कंगाल हो चुका है, आज देश गिरवी पड़ चुका है बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। आज देश को इन्होंने बेच दिया है सबको। कहाँ से नौकरियां लगेंगी? रेलवे बेच दिया, बंदरगाह बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, एयरलाइंस बेच दी, सब कुछ बेच दिया। अब कहाँ नौकरियां देंगे ये? अगर हम बात करें बॉर्डर इलाकों को, आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सुचेतगढ़ से आप आते हैं, यहाँ पर आज बीएसएफ और सीआईएसएफ के जो युवा थे, एस्पेरेंट्स थे, उन्होंने भी कल काफ़ी प्रदर्शन किया। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे इलाके से बहुत सारे लोग हैं जो इसी धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं। नौजवान बच्चों को इन्होंने बार बार अपने दफ्तर में बुलाना, वहां दफ्तर में बुला के पहले खुद ही बुलाना, फिर खुद ही लाठीचार्ज भी करवाया उन बच्चों के ऊपर। फिर उनको बोला, आश्वासन भी दिया, लेकिन आज ढाक के तीन पात, कुछ नहीं किया। इन्होंने बोला 370 टूटने के बाद नौकरियां दे देंगे। दी नौकरियां इन्होंने जे&के बैंक में, लेकिन दी हरियाणा के बच्चों को 750 के करीब वो लगा दिए। अब बाहर देखो, जो बिजली के दफ्तरों के जो वो बनाया, वहां से यूपी के बच्चे लग रहे हैं, बाहर के स्टेटों के बच्चे लग रहे हैं। जम्मू का बच्चा क्यों नहीं लग रहा? अगर लिकर पॉलिसी बनाई तो वो है एंटी जम्मू बना दी। इसी तरह मैं आज मुद्दे पे आता हूं, बजट के ऊपर। बजट के ऊपर तो ये है टोटल फेलियर है ये सरकार। इस सरकार के पास कोई ढंग की नीति नहीं है। आज ये एंटी फार्मर्स है, ये सरकार खुद एंटी फार्मर है, इनका बजट भी एंटी फार्मर है। ये सरकार नौजवानों के खिलाफ है और इनका बजट भी नौजवानों के खिलाफ है। अगर सर पॉलिसीज़ की बात करें तो अभी ग्रामीण इलाकों के कई लोग जम्मू में आके प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहाँ पर भी कई तरीके की पॉलिसीज़ बनाई गई हैं प्रॉपर्टी बनाने को लेकर। उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो एक प्रोटोकॉल से गुजरना पड़ेगा। तो क्या कुछ कहते हैं आप उसके बारे में? म्यूनसिपैलिटी का जो नया टैक्स सिस्टम आया कि 2000 सैकड़े जिसकी स्लैब होगी छत की, उसको 100 रुपया महीना, जिसकी 2000 से ज़्यादा होगी उसको 200 रुपया महीना। इस तरह जिसने डेयरी लगाई है, अगर शहर में कोई काम कर रहा है, उसको 3000 रुपया महीना। ये टैक्सों की सरकार है। अभी किसी ने बोला कि इन्होंने नेशनल हाईवे के ऊपर रेडिसन को भी एक वो दिया है, एक उसको देवेंद्र राणा जी की जो जम कैश है उसको भी वहां पे भी दिया है। वहां पे भी नोटिस निकाले हैं, और 8 बंदे हैं जिनको 10 नोटिस निकाले हैं टोटल, कि आप नेशनल हाईवे इस्तेमाल करते हैं, आपको भी टैक्स देना पड़ेगा। आप गाड़ी खरीद रहे हो, उस वक्त रोड टैक्स जमा करा रहे हो। आप गाड़ी जब लेके टोल प्लाजा, उसके बाद टोल के ऊपर टोल लगा दिए कि ये सड़कों की बहबूदी के लिए, नेशनल हाईवेज के लिए। जब वो टोल लगा दिए तो फिर आपने ये टैक्स नया एक और जोड़ दिया। ये टैक्सों की सरकार है, एक हवा रह गई है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आपने इसी तरह करना है, आप हमारे गेट के बाहर एक पीपा लगा दें और उसको ताला लगा दें, वो महीने के महीने खोल लें। ये टोल भी छोड़ दें, वो हम घर से निकलते ही डाल दिया करेंगे। महीने का जो डालना है एक ही बार डलवा लो आप हमसे। ये कौन सा एक नया तरीका खोल दिया जनाब आपने हमारे पास कि आप रोड से गुजरो, पहले गाड़ी खरीदो तो रोड टैक्स दो, फिर उसके बाद आप टोल प्लाजा के टैक्स दो। अब नेशनल हाईवे के ऊपर से अगर किसी की दुकान है, मकान है, कोई बिजनेस है, वो भी टैक्स देगा। वो उसकी बिल्डिंग का पहले वो निकालेंगे, वो कितने के मूल्य है उसके हिसाब से उसको टैक्स ठोकेंगे। ये कोई तरीका है? आपने हर जगह टैक्स लगा के रख दिया। आपसे सर एक और हम जानना चाहेंगे, एक बात ये कि काफ़ी सेंटर जो है इस बात को लेकर कहती है कि आत्मनिर्भर बनिए। जम्मू कश्मीर में वैसे ही अगर जम्मू की खास तौर पे बात की जाए तो इंडस्ट्रियल एरिया इतना कोई फल फूल नहीं रहा है। तो आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों पर ना निर्भर रहने की बात कई बार सेंटर जो है कर चुका है। तो क्या कहते हैं जनाब? इसीलिए कि नौकरियां बनाने के लिए है नहीं। ये वो सरकार है जो पकोड़ा बनाने की योजना देती है। ये वो सरकार है जो गैस से, जो नाले से गैस पैदा करने की सलाह देती है। ये वो सरकार है जो कहती है कि जी जिनकी साइंस इतनी ऊपर पहुंच चुकी है, उस सरकार की कहती है कि जी बादलों के बीच में रडार, वो आपको रडार को जहाज नजर नहीं आएगा। ये ऐसी जब इनकी सोचने वाले प्रधानमंत्री बैठे हों तो मैं नहीं समझता कि इस देश की तरक्की होने वाली है। अभी भी मैं कहता हूं, जागो अंधभक्तों जागो। पढ़े लिखे लोग बन के आप बेवकूफ बन रहे हैं। अब ये 5 स्टेटों में सफाया होगा इस बजट के बाद जी। और कहीं ना कहीं बीजेपी दावा कर रही है, जम्मू की अगर बात करें आने वाले चुनावों में 55+ की बात करती है। तो कैसे आप देखते हैं, कांग्रेस को कहां देखते हैं और बीजेपी को कहां? मैं कहता हूं अगर आपने खुद को नंबर ही देने हैं तो आप 90+ बोलो ना, आप 10 और ले लो फालतू।
ये क्या बात करते हो? इन्होंने पिछली बार नहीं बोला था हमने 44+ दिया था ना नारा पिछले इलेक्शंस में? तो तब मोदी जी के खिलाफ बात करना ऐसे था जैसे भगवान के खिलाफ बात करती हो। उस वक्त इन्होंने 25 सीटें ली और 25 सीटें लेके ये फिर जिस महबूबा को ये गाली देते थे, ये बाप बेटी की सरकार और बाप बेटे की सरकार के साथ हम हुकूमत नहीं बनाएंगे, फिर सत्ता के लोभियों ने, सत्ता के लालचियों ने उसी महबूबा मुफ्ती को बुआ बनाकर रखा और उसी के साथ सरकार चलाई। और वो पूरी धांस के साथ सरकार चलाती थी महबूबा मुफ्ती। इनको जूती के नीचे रखा और फिर जी हम सरकार तोड़ के फिर इन्होंने बोला हमने गवर्नर रूल लगा दिया। जब दिल्ली के लोगों ने, जो दिल्ली की लोगों ने, लीडरों ने देखा ये तो ट्रांसफर इंडस्ट्री चला के रख दी, जम्मू के जितने 25 के 25 ये बने थे, इन्होंने जम्मू के लिए कुछ नहीं किया। जम्मू को बोलते थे तभी को साबरमती पैटर्न पे ओवर डेवलप कर देंगे, ये सुएज कनाल की तरह बन जाएगी जनाब। अभी भी जब कोई चीज बतानी हो तो चाइना का एयरपोर्ट दिखा देते हैं ये लोग। इन लोगों का झूठ के बगैर कोई चारा नहीं है। और मैं लोगों से, पूरे देश के लोगों से अपील करूंगा कि बीजेपी सिर्फ झूठे जुमले देती है, सिर्फ झूठे। ये मुकर जाते हैं अपनी बात के ऊपर, ये थूक के 2 सेकंड में चार जाते हैं। इनकी बात पे कोई भरोसा मत करें, ना नौजवान, ना किसान, और ना ही हमारे देश के जो सैनिक हैं, नौजवान हैं, वो भी इनके ऊपर भरोसा मत करें, क्योंकि ये लोग अपने ही बेटे से, अपने ही बाप को मरवाने की साजिश कर रहे हैं। किसान आंदोलन में बैठा था, बेटा बॉर्डर पे गोली खा रहा था। उसी पुलिस को, जिसका बेटा पुलिस में है, उसी को उसके खिलाफ खड़ा किया हुआ था इसी मोर्चे के अंदर। जनाब ये वो लोग नहीं है। ये किसानों की आय दुगनी नहीं, ये पहले से कहीं ज्यादा बद से बदतर हालात कर दिए हैं किसानों के इन्होंने। सुसाइड की रेशो बढ़ गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है इनकी 7 सालों में। आप अब भी नहीं जागोगे यार। ये ईस्ट इंडिया कंपनी है बीजेपी। अभी किसी ने वो छापा कि कांग्रेस ने 70 साल में उन्होंने एसेट्स बताए 588 लाख करोड़ के, इनके आ जाए 5000 कुछ करोड़ के। ये 7 सालों में इनके इतने एसेट बन गए। इन्होंने किसी गरीब की झोंपड़ी नहीं बनाई, इन्होंने 5 स्टार अपना ऑफिस जरूर बना लिया। जी। हर डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने अपने ऑफिस बना लिए, लेकिन हर गांव को जो बिजली और पानी और गरीब को घर छत देंगे वो नहीं सोचा। ऊंचे स्टैच्यू बना दिए। उस स्टैच्यू की जगह अगर किसी एक बड़ा हॉस्पिटल बना के उसके ऊपर एक छोटा स्टैच्यू लगा देते तो मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी बात करती, कोरोना में लोगों की मदद हो जाती। जी सर, अगर हम बजट से हटके बात करें, डेवलपमेंट से हटके बात करें, आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम पहले भी बहुत बार अपनी खबरों में बता चुके हैं। घाटी में इस वक्त जो है कई महीनों से आतंकवाद चरम पे है। कई लोग इसे 90s के ज़माने की बात कर रहे हैं, जब उस तरह का जब आतंकवाद शुरू हुआ था। क्या कहेंगे, 370 हटाने के बाद बीजेपी ने बहुत दावे किए थे कि आतंकवाद को घाटी से जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, तो हालात खराब है। ये बात पूछो ना बीजेपी से, गोदी मीडिया पूछता नहीं। आप तो पूछो इनसे, वो तो पूछता नहीं। वो तो बिक चुका मीडिया है, वो तो बिका हुआ मीडिया, उसको देखता ही कोई नहीं। आप पूछो इनसे, भाई आपने बोला था, आपने क्यों नहीं किया ये? आज कैसे आतंकवाद बढ़ गया? आज लोग कहते हैं पहले से ज्यादा खतरनाक आतंकवाद बढ़ेगा। तो कौन है जिम्मेदार इसका? पुलवामा की इंक्वायरी आज तक सामने नहीं आई। कहां से वो आ गया RDX? कहां से जो शहीद हो गए, उनकी शहादत को बेच के बीजेपी ने सत्ता हासिल की। उनके पोस्टर अपने लीडरों के पीछे लगा के इन्होंने वो लोगों का जो है इमोशनल ब्लैकमेल करके उनको सत्ता हासिल की। आज क्यों नहीं इलेक्शन में ये बात करते यूपी के अंदर कि हम ये करेंगे, हमने 5 साल सत्ता की है, 10 साल सत्ता की है, हम आपके जनाब हमारी दिल्ली में भी सरकार है, 2 इंजन वाली सरकार बोलते हैं। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि आप क्यों नहीं बोलते कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया? आप क्यों नहीं बोलते? आप नरेगा को रोजगार गिनने लग पड़े। आप बताएं ना उन लोगों को, जब आप उनको लाठीचार्ज करते हो तब आप उनको लाठीचार्ज की जगह स्पीकर के ऊपर बताएं, बच्चों हम आपके वेल विशर हैं। आज उन्हीं बच्चों से वोट मांगेंगे, वो देंगे? अगर मशीनों में हेराफेरी नहीं की, वोटिंग मशीन्स में, जिसके लिए पूरा अपोजिशन खिलाफ है,
और इलेक्शन कमीशन चुप है उसके ऊपर। और मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में वंस फॉर ऑल वोटिंग मशीन जो है बंद करके बैलेट की जो है उसके थ्रू वोटिंग कराएं। देखें कैसे ये बीजेपी का असली चेहरा सामने आता है। जी। तो जम्मू में इस वक्त अगर आप जनता को बताना चाहें तो क्या ऐसा मुद्दा है जो जनता है वो किस तरीके की सरकार को अपने जो है अगले नुमाइंदे बनाना चाहती है, तो क्या कुछ समझते हैं आप इसे? मैं समझता हूं कि पहले तो बीजेपी के झूठे वादों से, झूठे ढकोसलों से, झूठे जुमलों से बाहर आ जाओ। बस ये कुछ नहीं करेंगे आपका। आप पार्टीबाजियों से भी ऊपर उठ के, मैं कहूंगा, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं कहूंगा आप पार्टीबाजी से भी ऊपर उठ के जो लोग आपको बीजेपी से बचा सकते हैं उनको वोट दे दे, लेकिन बीजेपी को कभी वोट मत दें। यह मेरी एक नसीहत है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें आज एहसास हो रहा है कि 70 साल हमारे बुजुर्गों ने क्यों बीजेपी को नहीं सत्ता में आने दिया। ये हर जगह सिर्फ झूठ की सरकार चलाते हैं, सिर्फ हिंदू मुसलमान इनको करना आता है। आज वो भी यूपी के नौजवान समझ गए कि हिंदू मुसलमानों का कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा है हमारी रोटी का। आज 2 वक्त की रोटी पैदा करना मुश्किल हो गया है गरीब के लिए। आज बताओ इस बजट में क्या क्या सस्ता किया आपने? कौन से आज जो आपकी किचन का आपका जो बजट है वो डगमगा गया। 2014 के बाद कम से कम 10 गुना जो है महंगाई हो गई है हर चीज में। उस वक्त को लेके अब आज तक देखो, गैस सिलेंडर 428 का था, आज 1058 रुपीज है, 58 रुपए का, 1058 रुपए का हो गया। तो सर उन पॉलिसीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे जो ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए मोदी सरकार की तरफ से कई तरह के पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, लड़कियों के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आने की बात होती है। कैसे समझते हैं कि या जनता को ये बेवकूफ़ बनाने की बात है या कुछ वाकई में कुछ किया भी है थोड़ा बहुत? वो जो बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, सॉरी जो पटाओ भी इन्होंने ही बोला, और जो बेटी बचाओ, ये जो बाकी जो आप बातें कर रहे हैं ये सब कागजों तक महदूद हैं। अगर जमीनी सतह पे देखें, जितनी भाषण और जितनी स्कीमें इन्होंने बनाई हैं कभी लागू की होती तो तब मजा आता। सिर्फ भाषणबाजी है। जम्मू में लिक्कर पॉलिसी जो बनाई हुई है, मैं मनोज सिन्हा साहब को कहता हूं इसको स्क्रैप करके ओनली फॉर जम्मू कश्मीर करें, ओनली फॉर जम्मू कश्मीर पीपल। इन्होंने बाहर से लिक्कर माफिया मंगवाया, उनके साथ सांठगांठ की हुई है और वहाँ पे उसको लाया, जो इनके बीजेपी वालों के साथ सांठगांठ हुई उनकी, वो लिक्कर माफिया बाहर से लेके आए, बीजेपी लेके आई। माइनिंग माफिया, रेत आपकी 6,000 रुपए की ट्राली होगी, वहां आपने उसको देखो आप। तो ये मैं एक बात कहूंगा, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है। मैंने तो बोला था आप नई नौकरियां छोड़ो, जो डेली वेजर हैं 60,000 के करीब, 70,000 के करीब, आप उन्हीं को पक्का कर दो। उनकी आने वाली जो है नस्लें याद करेंगी कि भाई हम वो तो पक्का कर दो। वो भी पक्का नहीं किया। वो इन्होंने बार बार बोला हम पक्का कर देंगे, करते करते 7 साल हो गए, नहीं किया। सत्ता में भी रह के बाहर आ गए, कुछ नहीं किया इन्होंने। फिर अभी इनसे बात करो, एक और जुमला ये बोलती है बीजेपी, हम सबके चेहरे बदल देंगे। अरे भाई चेहरे नहीं, अपनी पॉलिसियां बदलो। आप बीजेपी की पॉलिसी गलत है, चेहरे क्या बदलोगे आप? पॉलिसियां बदलो आप। आपकी पॉलिसी एंटी नेशन है। एंटी नेशन इसलिए क्योंकि एंटी पुअर जो है वो एंटी नेशन है, एंटी यूथ जो है वो एंटी नेशन है, एंटी किसान जो है वो एंटी नेशन है। और दूसरा कोई बात इनसे सवाल करे वो देशद्रोही है। तो आज खुल के सवाल करते हैं हम आपसे, बीजेपी वालों, आप अपनी हकीकत बताओ, आपने क्या किया? आप आज हिंदू मुसलमान की बात छोड़कर, आप हिंदू इंडिया पाकिस्तान की बात छोड़कर आप बात करो ना भाई, आपने कितनी नौकरियां दी हिंदुस्तान में अंदर? आपने 2 करोड़ नौकरियों का साल का वादा किया था, कहां गई? अब 60 लाख बोलने लग पड़े। सब झूठ बोल रहे हैं आप। आपकी किसी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। आप क्या क्या मुकर जाते हो? आपने बोला चाइना को लाल आंख बताएंगे, अरुणाचल के पास उन्होंने 2 गांव और बसा दिए। आप बोले आपने हमारे घराना के लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया, वो बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी जमीनें छीनने पे आ गए, किसान को मारने के पे आ गए। जाटों की तमाम जितनी बॉर्डर बेल्ट के ऊपर जाट बसते थे, एंटी जाट है ये
ये सरकार उनको बांट के ऐसे रहे हैं, उसके ऊपर एंटी सिख है ये। इन्होंने ऐसा बांटा कि कहीं इनकी मेजॉरिटी ना रहे ताकि इनको आने वाले इलेक्शन में कोई मेजॉरिटी ना मिले। लेकिन जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसे ही बड़े बड़े बली होके चले गए यहाँ पे। रावण जैसे का अहंकार नहीं रहा इस दुनिया में, तो आपका क्या अहंकार रह जाएगा? आप बहुत नीचे हैं और बहुत नीचे बैठे हैं आप। और आने वाले वक्त में लोग बताएंगे, हिंदुस्तान की जनता बताएगी आपको कि आपसे ज्यादा मक्कारी वाली, आपसे ज्यादा बेशर्मी वाली सरकार कोई नहीं आई। जिन्होंने बोला किसानों को आप यहां से धरना उठाओ, हम आपके 1 महीने के अंदर कमेटी बना देंगे, आज तक कमेटी नहीं बनाई एमएसपी के ऊपर। पूछना चाहता हूं क्यों नहीं बनाई? नौजवानों को नौकरियां क्यों नहीं दी? सर एक सवाल और है मेरा आपसे आखिरी यहाँ पर कि निर्मला सीतारमण ने और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस बारे में कहा है कि जम्मू कश्मीर की बात करें तो बैकडोर एंट्रीज कई ज्यादा थी पुरानी सरकारों में। इस बार उन्होंने ये कदम लिया कि बैकडोर एंट्रीज को बंद किया जाए, कई लोगों को बर्खास्त किया। बैंक में क्यों की? जे&के बैंक में बैकडोर एंट्रियों से आपने हरियाणा की लोग लगा दिए। लाओ आप साबित करो इसके ऊपर, लाओ व्हाइट पेपर ऊपर उसके ऊपर। आप बैकडोर एंट्री से आपने माइनिंग माफिया लाया, बैकडोर एंट्री से आपने यहां पे लिकर माफिया लाया, आप बैकडोर एंट्री से यहां पे पावर माफिया लाना चाहते थे। लेकिन वो 2 दिन स्ट्राइक हुई तो इसलिए बच गए हम लोग। हमको विकास के नाम पे ये लूट रही है ये बीजेपी सरकार। तंग आ चुका हूं इनसे, मैं इनकी बातें सुन सुन के। आप पता नहीं कैसे सवाल लेके आ जाते हो यार। आप इनको पूछो ये सवाल, आप इनको पूछो कि बताओ ना, आपने इतनी नौकरियां बोली थी क्यों नहीं दी इनको? उस पर टाल जाएंगे। हाँ देके आऊं, बैठे तो बस इसे ऐसे बात करके निकल जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, ये लोग कब तक आप लोगों को ऐसे ही झूठे वादों से लूटोगे? एक दिन आप देखना, आप लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा। लोग सवाल करेंगे आपको कटघरों में खड़े करके। आपने जिस तरह देश की जनता को लूटा है, जिस तरह देश के एसेट्स को बेचा है, जिस तरह देश के नामचीन संस्थाओं को बेच दिया है, प्रॉफिटेबल संस्थाओं को बेच दिया है, आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी बीजेपी को। बस सिर्फ जय श्री राम। असल में पता क्या बात, असल में ये जयकारा कैसे लगता था आपको मालूम है? जय श्री राम कभी नहीं बोला गया, हमेशा जय सिया राम बोला गया। राम को सीता माता के बगैर पुकारा ही नहीं गया। लेकिन इनको सीता माता सूट नहीं कर रही आज शायद। ये जय श्री राम, जय सिया राम बोलो आप। जब जैसे पुराने वाले बोलते थे लोग, बुजुर्ग जय सीताराम बोलते थे कि नहीं? है बुजुर्गों की याद। तो इन्होंने जयकारे बदल दिए जनाब। सिर्फ जो इनको सूट नहीं करता उसको तो उसका नाम लेना छोड़ देंगे। मैं आज की बोलता हूँ, जय सिया राम इसलिए था कि एक सहजता, एक सरलता, एक ममता की छवि भी सामने आ जाती थी आपके सामने। जब आप किसी को बोलते थे, ये सारे सद्भाव आपके आंखों में आते थे, तो आप एक झुक के किसी से मिलते थे। तो मैं समझता हूं कि जनाब आप इनकी बातों में मत आएं। लोगों को कहूंगा इनसे बाहर निकल जाएं। नौजवानों, आपको बीजेपी की सरकार सिर्फ धोखा देगी, धोखे के अलावा कुछ नहीं देगी। अगर बचना है तो इनको, आप कहते हो ना जम्मू, अभी मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं 55, इनको 5 सीटों के ऊपर मुश्किल गिनती हो जाएगी। आप देखना आने वाले दिनों में 5 सीटों के ऊपर गिनती मुश्किल हो जाएगी बीजेपी की। 55 की बात करते हैं। सरकार अपोजिशन की बनेगी बीजेपी की सरकार। आप मेरी उंगली काटो और मैं खून से इबारत लिख दूंगा कि ये बीजेपी की सरकार अगली नहीं है जनाब। जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, जम्मू वासियों जाग जाओ। ये वक्त है इस वक्त जागने का और जगाने का। अंत वक्त तो पागल हो चुके होंगे, वो शायद ना माने, लेकिन जो बाकी लोग हैं उनको जगाओ आप और उनको बताओ कि क्योंकि हमारा फर्ज ये भी है कि जब कांग्रेस ने गलतियां की, लोग कांग्रेस के, यही जो लोग थे ना जो जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता से बाहर करके बीजेपी को लाया था, आज वो समझते हैं कि हमसे सबसे बड़ी इतिहास की 70 सालों में जो सबसे बड़ी भूल हुई वो ये थी कि हमने बीजेपी को लाया सरकार में। तो आज आओ, आज मौका है दोबारा आने वाला तुम्हारे हाथ में। पहले तो इन 5 स्टेटों से मैं देश की जनता को अपील करूंगा, एकजुट हो जाओ, तमाम अपोजिशन एकजुट हो जाए, लेकिन बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दो इस बार। और जम्मू वालों को भी कहूंगा कि एकजुट हो जाओ, बीजेपी से निजात पाओ।
जो आपको अच्छा लगता है उसका सेकंड बेस्ट, जो भी पार्टी का अच्छा लगता है उसको बना दो। मैं आपको एक बात कहूंगा, लेकिन बीजेपी को वोट मत करना। बीजेपी वो पार्टी है जिसने देश के नौजवानों को, किसानों को लूटा है, उनकी पीठ में छुरा मारा है, उनको 2 करोड़ नौकरियां दिखा के उनको लूटा और उनका सपना बनाया, सजाया, और उनको फिर बाद में सपना तोड़ दिया, फिर उनके पीठ में छुरा मारा। इसी तरह किसानों को कहा कि आपकी आय दुगनी कर देंगे, बाद में ऐसे 3 कानून लिए जिसके लिए 700 लोग मारे गए। उसके बाद जाके प्रधानमंत्री की आंख खुलती है जब वो यूपी के अंदर देखते हैं कि उनकी जमीन सियासी खिसक चुकी है। कोई किसानों से प्यार नहीं जागा प्रधानमंत्री को। देखा जब सत्ता खिसक चुकी है, खिसकने जा रही है, फिर इन्होंने अपने वो किए। आज भी जनाब वो उसके ऊपर कमेटी नहीं बनाई है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि पहले जो इनकी कथनी और करनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, आज भी लोगों को फिर चेताना चाहता हूँ कि इनके झूठे और मक्कारी वाले और इनके ये जो अपने आप को साबित करते हैं कि हम सबसे सच्चे हिंदू हैं, नहीं भाई। आज भी अगर हिंदू खतरे में है, प्रधानमंत्री हिंदू, प्रेसिडेंट हिंदू, आप वो देखें गृह मंत्री हिंदू, रक्षा मंत्री हिंदू, इसके बाद भी हिंदू खतरे में। तो इससे फिर इसका मतलब ये सिर्फ सत्ता की रोटियां सेकने के लिए हिंदू को हमेशा खतरे में रखे। हिंदू खतरे में नहीं है, सिर्फ बीजेपी खतरे में है। तो दर्शकों, ये थे टोनी सिंह जी जिन्होंने बीजेपी को लेकर काफ़ी कुछ कहा है और ये बात सामने रखी है कि युवाओं के लिए और जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए अभी तक कुछ खास ऐसा नहीं हुआ है। तो जनता से ये भी कहा है कि जागरूक होकर वोट करें, आने वाला समय अब चुनावों का है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो जनता है वो अपना जो नुमाइंदा चुने वो सोच समझ के चुने, और किस तरीके की सरकार जनता को चाहिए उसके बारे में सोच कर ही वोट करें। तो टोनी सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे साथ जुड़े, इन्होंने हमें जानकारी दी बजट को लेकर, कई मुद्दों पर इन्होंने हमारे साथ चर्चा की। परफेक्ट टाइमलाइन के साथ आप बने रहिए देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए। टोटल फेलियर जी, और मुझे दीजिए इजाज़त। परफेक्ट टाइमलाइन के साथ मेरे साथ जुड़े मेरे कैमरा पर्सन सुनील कुमार।